हाँ जी, सो क्या आपने एक शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट रह गया था? चलो ये फटाफट पहले ख़त्म कर लेते हैं। अच्छा, दिस इज़ वन ऑफ दोज ड्राफ्ट्स जो थोड़े से बहुत क्लासी एग्रीमेंट्स होते हैं ना, ये उसमें से एक है। मेरे हिसाब से आपकी बुक में जो 3 बहुत अलग ड्राफ्ट्स हैं, पहला हाइपोथिकेशन है, दूसरा जेवी है और थर्ड आपका ये शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट है। थोड़े से अलग नोट पर है, बाकी मोरलेस आई थिंक सेम फैमिली के ड्राफ्ट्स आपने बनाए। चलिए, क्या होता है शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, क्या होता है, कौन से केस में शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट बहुत रेलेवेंट है? अब ये समझना ज़रा। जैसे जेवी के केस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जेवी के केस में क्या होता है कि दो पार्टीज दे कम टुगेदर और कोई नई थर्ड एंटिटी ये लोग फ्लोट करते हैं और उस थर्ड कंपनी के नाम पर बिजनेस करते हैं। काफ़ी कुछ सेम ही है, मतलब जेवी या अलायंस वाले जो अग्रीमेंट्स बनते हैं ना, वैसे ही कुछ आपका एसएचए भी है। बस क्वेश्चन ना इसकी वैलिडिटी को लेकर हमेशा से है कि शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट की वैलिडिटी सच में कितनी होती है ना। अब क्या होता है, जैसे कल मैं आपको इसके टर्म शीट के बारे में बता रहा था, हम लोग जब स्लम सेल पढ़ रहे थे टर्म शीट के बारे में। टर्म शीट क्या होती है, जो आपने पहले से डिस्कस की है, सारे क्या टर्म्स एंड कंडीशंस आपके अग्रीमेंट में लिखे होंगे, राइट, और उसके बेसिस पे हम लोग वो डेफिनेटिव अग्रीमेंट बनाते हैं, जो भी आप बेसिकली बनाना चाहते हैं। अब एसएचए काफ़ी कुछ उसी तरीके से जाता है। जैसे मान लीजिए अब दो पार्टीज़ है जिन्हें साथ में कोई ना कोई बिजनेस एक्टिविटी कैरी आउट करनी है, राइट, तो ये लोग क्या करते हैं, बिफोर दे फॉर्म दैट एंटिटी, ये अपने बीच में एक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट्स मतलब एक कंपनी के शेयर होल्डर्स का अग्रीमेंट है, जो अभी तक बनी नहीं है, जिसे आप इवेंचुअली बनाओगे। तो एसएचए इज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दोज पार्टनर्स हु इन फ्यूचर विल कम टुगेदर टू कैरी आउट सर्टन बिजनेस एक्टिविटीज, इज बेसिकली द आइडिया ऑफ शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट। तो ये कब बनता है? ये बनता है बिफोर यू फॉर्म द कंपनी एंड बिफोर यू स्टार्ट द बिजनेस। उसके पहले हम लोग एसएचए बनाते हैं और उसमें आप सारे टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई कर देते हैं, जिसके बेसिस पर आप आगे बिजनेस करोगे, है ना। तो वो एसएचए आप उस प्रिटेक्स्ट में बनाते हैं, मतलब हम लोग ये पहले ही बना देते हैं ना। किस तरीके से आगे जाता है, क्या फ्लो रहता है एग्रीमेंट का? तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे आप कंपनी बनाओगे मतलब दो डॉक्यूमेंट्स बनाओगे, मेमोरेंडम आर्टिकल्स बनाओगे। सो मेमोरेंडम आर्टिकल्स का जो कंटेंट होता है ना, सेम चीज़ हम लोग क्या करते हैं, एसएचए में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो एसएचए एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में होता है जिस फॉर्मेट में आपका मेमोरेंडम आर्टिकल्स होता है, और जहाँ पर वो सारी चीज़ें खत्म हो गई, उसके बाद बाकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है दोनों पार्टनर्स की, वो सब उसके अंदर लिखा होता है। अब आप क्योंकि टेम्पलेट बना रहे हो, इसलिए आपका ऑफकोर्स इतना ज़्यादा वो लेंदी एग्रीमेंट नहीं बनेगा, ये सिर्फ एक स्पेसिमेन के फॉर्म में है। तो हम लोग क्या करते हैं, जिस फॉर्मेट में आपका मेमोरेंडम आर्टिकल्स जाता है, उसी फॉर्मेट में आप क्या करोगे, आगे आपका ये एसएचए ड्रॉ करोगे। अच्छा, अब सी क्यों इशू है एसएचए को लेकर, वो समझना। अच्छा, कोई भी अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज इज बाइंडिंग, कन्वेंशनल कस्टम बोलते हैं इसको हम लोग, राइट। मतलब जो पार्टीज है जिनके बीच में अंडरस्टैंडिंग है, उन दोनों पार्टीज को तो अग्रीमेंट बाइंडिंग है आपका, है ना। अच्छा, आपने क्या किया, दोनों ने मिलकर एक कंपनी फ्लोट की उसके बेसिस पे, और कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल्स बनाए। मेमोरेंडम आर्टिकल्स के क्लॉजेस वही हैं जो आपके एसएचए में लिखे हुए हैं, राइट। अब फ्यूचर में आपने कंपनी बनाई, और जब आपने मेमोरेंडम आर्टिकल्स बनाए ना, तो हो सकता है इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली मेमोरेंडम आर्टिकल्स का एक क्लॉज और आपके एसएचए का एक क्लॉज डिफर करता है, दोनों अलग अलग नोट पर बात करते हैं। जैसे इसमें जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ ना, विच इज़ विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अब आपका आर्टिकल्स में ऐसा लिखा हुआ है कि शेयर ट्रांसफर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, जबकि आपका जो एसएचए है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स फ्री है, राइट। तो एसएचए बोलता है कि फ्री ट्रांसफरेबिलिटी है, जबकि आपका आर्टिकल्स क्या बोल रहे हैं कि शेयर ट्रांसफर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, राइट। आर्टिकल्स बन गए, एग्जीक्यूट हो गए, आपने आरओसी के पास फाइल कर दिया। अब फ्यूचर में कभी कोई ट्रांसफर कंपनी के पास आता है और कंपनी ने ट्रांसफर रिफ्यूज़ कर दिया, किसके हिसाब से? आर्टिकल्स के हिसाब से। अब सवाल ये है, उस केस में एसएचए के प्रोविजंस बाइंडिंग होंगे, आर्टिकल्स के प्रोविजंस बाइंडिंग होंगे, इज द क्वेश्चन। आ रहा है समझ में? मतलब थॉट समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि आपने जो अग्रीमेंट बनाया, मतलब सॉरी आर्टिकल्स बनाए, आर्टिकल्स किसके बेसिस पे बनाए आपने? एसएचए के बेसिस पे बनाए। तो बहुत ऑब्वियस ही बात है, आर्टिकल्स के लिए बेस क्या है? एसएचए, राइट। अब एसएचए का क्लॉज बोलता है कि फ्री ट्रांसफर है, जबकि अग्रीमेंट का क्लॉज बोलता है देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर। अब उस केस में आप ट्रांसफर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है? बोर्ड की परमिशन है। रिस्ट्रिक्शन मतलब वही सिंपल वैसे ही बताया हुआ है। तो बोर्ड के पास पावर्स हैं क्या, कि अगर उसके पास कोई ट्रांसफर की एप्लीकेशन आती है तो वो रिफ्यूज कर दे। दैट इज द क्वेश्चन, राइट। अब इसमें ना आपको बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे, मतलब दुनिया भर के जजमेंट्स हैं इसमें। कुछ ऐसे केसेस हैं हाईकोर्ट के जहाँ पर उन्होंने बताया कि एसएचए विल हैव दैट बाइंडिंग फोर्स ऑफ लॉ। कुछ ऐसे जजमेंट्स हैं जहाँ पर ये बताया है कि एसएचए के बेसिस पर आपने आर्टिकल्स बनाए, लेकिन जो मेन गवर्निंग डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं, राइट। तो
व्हाट शैल हैव मोर पावर्स और व्हाट शैल हैव मोर स्ट्रेंथ वुड बी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये बोलता है कि आर्टिकल्स आपने बनाए जरूर, लेकिन आर्टिकल्स किसके हिसाब से बने? एसएचए। तो क्योंकि एसएचए के हिसाब से आपने आर्टिकल्स बनाए, तो आइडियली आर्टिकल्स में वही टर्म्स होने चाहिए जो एसएचए में लिखे हुए थे, राइट? लेकिन कंपनीज एक्ट में कहीं आपको ये नहीं बताया हुआ है कि आप एसएचए के बेसिस पे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बना सकते हो। तो लोगों ने अपने तरीके निकाल लिए, बट एक्ट में ऐसा कोई पावर नहीं दिया हुआ है। और न ही एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपने आर्टिकल्स बनाए तो उस केस में दूसरे और डॉक्यूमेंट का इफेक्ट रहेगा, उसके पावर्स रहेंगे, वैसा भी कुछ नहीं है। तो ये 2-3 अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ है। इनफैक्ट आप आपके नोट्स भी देखोगे ना, तो इसमें दोनों साइड से केसेस दिए हुए हैं। एक जगह ये भी बताया हुआ है कि एसएचए विल बी बाइंडिंग क्योंकि उसके बेसिस पे आर्टिकल्स बने। दूसरा ये बताया हुआ है कि आर्टिकल्स वुड बी बाइंडिंग बिकॉज पहले क्या कि हमको कोई मतलब नहीं, हमको तो आर्टिकल से मतलब है, कारण वही रिटन डॉक्यूमेंट है जो आपने आरओसी के पास सबमिट किया है। तो दोनों स्कूल ऑफ थॉट है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑन एसएचए विच इज मोस्ट लाइकली, तो राइट दैट SHA will not have binding effect over the provisions of articles of association. मतलब articles will override the provisions of shareholders agreement, right? Judgments हैं दोनों साइड से, but वो WMDC वाला केस है, उसके हिसाब से आप ये फाइनल आप जजमेंट लिखना। मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट? क्या होता है? तो शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट मतलब वो अग्रीमेंट जो बिटवीन द प्रपोज शेयर होल्डर्स बनाया है आपने, उसके बेसिस पर आप कंपनी बनाते हैं और उसके बेसिस पर आप फ्यूचर में बिजनेस कैरी आउट करेंगे। डन? ये बाकी वो जो साइटेशंस है ना, वो सारे केसेस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, है ना? अब बनाना है अपने को अग्रीमेंट मेन। हाँ जी, सो अग्रीमेंट किसके बीच में होगा? दोनों शेयर होल्डर्स के बीच में होगा ना। आप जितने शेयर होल्डर्स रखना चाहो रख सकते हो, 2 रखना बेटर है। सबका शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट, 2 पार्टीज, शेयर होल्डर 1 एंड शेयर होल्डर 2। डन? चलिए, क्या लिखना है रिसाइटल्स में? क्या लिखेंगे आप? इसके बाद बोलो। क्या लिखो और? किसकी क्या? अच्छा, क्या लिखूं? वो समझ में आ गया मुझे, लिखूं कैसे? बोलो गधो सालो, तीसरी ड्राफ्ट बना ली, अभी भी ऐसे कह रहते हो। ओके, ठीक है। और दोनों को कोई बिजनेस एक्टिविटी कैरी आउट करनी है? है?
क्या बोल रहे हो? कैपिटल? हाँ लिखेंगे ना, लेकिन रिसाइटल्स में मत लिखो, सब बॉडी में डाल देना। और है ना, सो कंपनी फॉर्म में बिजनेस करना था, और इसलिए उन्होंने क्या किया, एस एच ए एग्जीक्यूट किया। और इस एस एच ए के बेसिस पर ये लोग क्या करेंगे कि दिल इनकॉर्पोरेट ऑल द क्लॉजेस इन द मेमोरेंडम ऑन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ऐसे करके लिख देंगे इसके अंदर। बॉडी बोलो क्या क्या लिखूँ अब इसमें? जैसे मेमोरेंडम आर्टिकल्स बनता है ना, वैसे ही आपको बनाना है। सबसे पहले क्या आता है मेमोरेंडम में? नेम। सो नेम ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी। उसके बाद क्या आता है? रजिस्टर्ड ऑफिस। थर्ड, ऑब्जेक्ट्स। लाइबिलिटी। ठीक है। सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट आप चाहो तो इसके अंदर भी लिख सकते हो, कैपिटल के अंदर ही। अलग से नहीं भी बनाया तो चल जाएगा। और क्या लिखोगे आप? दोनों पार्टनर्स की पावर्स और ड्यूटीज लिख देना, है ना, जिसमें आप आर्टिकल्स वाला जो पार्ट है ना वो इसके अंदर आ जाएगा, पावर्स एंड ड्यूटीज़ में आ जाएगा। अच्छा, अभी कुछ ऐसे क्लॉजेज हैं जो ये आपने पहले नहीं बनाया है, पहले लिख दीजिएगा कि राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल, टर्मिनेशन, लिखा? चलिए देख ले के करके अब क्या है। हाँ, सो पहले दोनों पार्टीज को डिस्क्राइब कर देना, दोनों इंडिविजुअल्स हैं। सेकेंड, फिर दैट both the partners were looking for a new business opportunity and they decided to carry out the say manufacture of dash, and whereas both the parties agreed to carry out the said business in company form and accordingly decided to execute a shareholders agreement, hence upon which the memorandum and articles of association of the company would be framed, and hence this agreement, है ना। सो दोनों को बिजनेस करना था, मैन्युफैक्चरिंग का कुछ करके ऐसे डैश करके छोड़ देना। सेकंड, फिर कंपनी फॉर्म में बिजनेस करना था, सो इसलिए एसएचए बनाया, और एसएचए के बेसिस पे आप क्या करेंगे, मेमोरेंडम आर्टिकल्स के टर्म्स एंड कंडीशंस ड्रॉ करेंगे। तो ये आपने रिसाइटल्स में लिख दिया। उसके बाद फिर
बॉडी, अब ये देखते जाना, नेम ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी। तो पहला पॉइंट ऐसे लिख दीजिए दैट द कंपनी शैल बी formed and registered in the name and style of dash or such other name as may be suitably suggested and approved by ROC, है ना। तो जो नाम आपने बताया वो, या फिर ROC कोई और नाम सजेस्ट करता है तो उस नाम से कंपनी बनाएंगे। सेकंड, रजिस्टर्ड ऑफिस, दैट द registered and corporate office of the company shall be situated at dash. However, the company shall have a right to change its registered office as and when required. तो एक जगह रहेगा और कभी भी उसको चेंज कर सकते हैं फ्यूचर में। ऑब्जेक्ट्स क्लॉज, दैट द कंपनी शैल बी फॉर्म्ड एंड कैरीड आउट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कैरिंग आउट बिजनेस ऑफ डैश। और इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ करके 2-3 पॉइंट्स इसके अंदर लिख देना, है ना। तो ऑब्जेक्ट्स क्लॉज बेसिकली बताने के लिए कि क्या क्या बिजनेस आप कैरी आउट कर रहे हो। लाइबिलिटी, that the liability of the members of the company shall be limited to the extent of shares subscribed by them and those remaining unpaid, है ना। मतलब जितने शेयर्स आपने सब्सक्राइब किए वो, और जो पैसा आपने शेयर्स के ऊपर नहीं दिया है वो बेसिकली आपकी लाइबिलिटी है। उसके बाद शेयर कैपिटल, that each of the partner of the proposed company shall introduce a capital of rupees 10 crores, वो सब अमाउंट वर्ड्स ध्यान रखना उसका, divided into 1 crore equity shares of rupees 10 each. Consequently, both the partners shall hold 50% this thing shares in the company. As and when required, they may introduce further capital depending upon the needs of the company, है ना। सो पहला 1-1 करोड़ शेयर्स दोनों सब्सक्राइब कर रहे हैं, टोटल कैपिटल 20 करोड़ की, 10-10 रुपये का शेयर है। फ्यूचर में कभी भी उनको कैपिटल इंक्रीज करना है तो वो नई कैपिटल फर्दर इंट्रोड्यूस करेंगे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, है ना। पावर्स एंड ड्यूटीज़ में क्या कीजिए, अब इसमें आप ऐसे लिख दीजिए, जैसे 2 पार्टनर्स आप लिख रहे हो, मतलब 2 मेंबर्स आप लिख रहे हो, तो फर्स्ट ऐसे लिख दीजिएगा कि दैट मिस्टर ए शैल बी डेजिग्नेटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड मिस्टर बी शैल होल्ड द पोजीशन ऑफ एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। फिर सेकंड में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ए की लिख दीजिए, कुछ बी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिख दीजिए। जैसे मिस्टर ए शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू सेल, परचेज, this thing, business expansion and overall management of the company, business management of the company. फिर दूसरे को आप ऐसा कुछ अथॉरिटी दे दीजिए कि he shall be responsible for say technological upgradation, product development, market research, उसके बाद customer service and the ऐसे internal affairs of the company। तो ऐसे करके आप 3-4 फंक्शंस दोनों के लिख दीजिए। और उसके बाद हाँ, आप थोड़ा बहुत डायरेक्टरशिप, वोटिंग के बारे में बात कर लेना कि बोथ द मेंबर्स शैल हैव अ राइट टू से नॉमिनेट और अपॉइंट मोर डायरेक्टर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ द कंपनी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। उसके बाद कैपिटल का आपने खैर पहले लिख ही दिया था, डायरेक्टर्स का हो गया। हाँ, वोटिंग का लिख दीजिए कि ईच ऑफ द शेयर्स विच दे होल्ड इन द कंपनी शैल हैव 1 vote on each share and accordingly they shall have a right to withdraw dividends from the company as well। मतलब हर शेयर के ऊपर एक वोट है और जो भी कंपनी डिसाइड करती है उसके हिसाब से they can also withdraw dividend from the company। बस इतना ही लिखना, बाकी कुछ भी इसमें। तो क्या करो, 4-5 फंक्शंस ए के, 4-5 फंक्शंस बी के, जनरल पॉइंट्स लिख देना। एक को आपने एमडी बना दिया, एक को आपने ईडी बना दिया, एक के पास बोर्ड के रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरे के पास पूरे के पूरे से कंप्लायंस और गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इस तरीके से वो डिवाइड कर दो। जो आप यूजुअली रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखते हो ना, उसको डिवाइड कर देना दोनों के बीच में। राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल, ये मैं बता देता हूँ कैसे लिखना है, अगर जमे तो ठीक है, नहीं तो मैं लिखवा दूंगा। राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल क्या होता है, जैसे अब इसमें ना 2 शेयर होल्डर है, ये हर जगह आपको बड़े कोई भी एग्रीमेंट मिलेंगे ना, रोफर या रोफो बोलते हैं इसको, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल, राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर, आपको हर एग्रीमेंट में मिलेगा। पार्टनरशिप 100% मिलेगा। इसका लॉजिक क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 2 पार्टनर्स यहाँ पे बिजनेस कैरी आउट कर रहे हैं, है ना। अब फ्यूचर में जाके कोई डिस्प्यूट हो जाता है या किसी को कंटिन्यू नहीं करना है या फिर सेपरेट होना है, तो उस केस में क्या होता है कि वन ऑफ द पार्टनर्स वुड लीव। अब जब वो एक छोड़ता है तो अपने शेयर्स किसी न किसी को बेचेगा। अब मान लो उसने किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया, किसी कंपटीटर को बेच दिया, तो बिजनेस अफेक्ट होता है उससे। तो आप हमेशा एग्रीमेंट में क्लॉज देखते हो जिसमें क्या लिखा हुआ है कि जब भी आप अपना स्टेक सेल करोगे, मतलब जो सेलिंग पार्टनर है जो भी अपना स्टेक सेल करेगा,
वो हमेशा पहला राइट, पहली अपॉर्चुनिटी देगा फर्स्ट पार्टनर को। मतलब फर्स्ट सपोज सेकंड शेयर होल्डर छोड़ के जा रहा है तो वो पहली अपॉर्चुनिटी किसको देगा? फर्स्ट शेयर होल्डर को देगा। फर्स्ट शेयर होल्डर के पास राइट है, अपॉर्चुनिटी है टू बाय दो शेयर्स, राइट। अगर उसने एक रिक्विजिट टाइम पीरियड के अंदर शेयर्स खरीदने से मना कर दिया, आफ्टर दैट यू कैन सेल इट टू अ थर्ड पार्टी। लेकिन पहली अपॉर्चुनिटी आपको हमेशा किसको देनी है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देनी है। अच्छा, अब आप जैसे इंडिया में देखते हैं जितने वीसी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, वेंचर कैपिटल फंड ने या किसी प्राइवेट इक्विटी फंड ने किसी प्रमोटर को पैसा दिया, तो यहाँ पर भी रोफर हमेशा रहता है। अब जैसे टाइगर ग्लोबल इज़ वन ऑफ द इन्वेस्टर्स इन फ्लिपकार्ट, तो जब भी टाइगर ग्लोबल अपनी इक्विटी सेल करेगा वो हमेशा पहली अपॉर्चुनिटी किसको देगा? जो फ्लिपकार्ट के प्रमोटर्स हैं उन्हें देगा। अगर फ्लिपकार्ट के प्रमोटर्स ने लेने से मना कर दिया, खरीदने से मना कर दिया, उनको एक टाइम पीरियड देगा, से 60 डेज़ का टाइम पीरियड दिया। अगर 60 डेज़ में उन्होंने मना कर दिया तो फिर वो किसी थर्ड पार्टी को बेच सकता है, फिर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। बट पहली अपॉर्चुनिटी आपको हमेशा किसको देनी है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देनी है। क्यों? ताकि उसे बिजनेस के इंटरेस्ट अफेक्ट ना हो। ये जितने भी बड़े एग्रीमेंट्स आप देखोगे ना, हर जगह ये रहेगा। अच्छा, जैसे इसका बहुत आप रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हो ना, अभी अनिल अंबानी, मुकेश, आप सुन रहे होंगे बहुत सारे। सो ये 2006 में दोनों भाई सेपरेट हो गए, है ना, अलग अलग हो गए थे। फिर अभी जब आरकॉम अपनी एसेट सेल कर रहा था तो ही वो सेलिंग इट टू अ थर्ड पार्टी। वो उसके बाहर वो कोई अफ्रीकन कंपनी है, उसके साथ डील चल रही थी कि वो अफ्रीकन कंपनी विल बाय सर्टन स्टेक इन रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कम्युनिकेशन विल बाय सर्टन स्टेक इन अफ्रीकन कंपनी। नाम भूल रहा हूँ मैं, कोई तो अफ्रीकन MTN, ऐसे कुछ 3 लेटर्स थे, अफ्रीकन एंटिटी थी, टेलीकॉम कंपनी थी। तो उसमें ना क्रॉस होल्डिंग करना था। तो अब इसमें क्या हो रहा था कि रिलायंस कम्युनिकेशन की मेजर शेयर होल्डिंग वॉज टू गिवन टू दिस अफ्रीकन कंपनी। डील फाइनल स्टेज पे आ गई और तब मुकेश अंबानी ने नोटिस भेजा अनिल अंबानी को कि आप ये नहीं सेल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उनके जो सेटलमेंट डीड जब बनी तो सेटलमेंट डीड में ऐसा लिखा हुआ था कि दोनों में से एक भी भाई जब कोई बिजनेस में सब्सटैंशियल स्टेक सेल करेगा तो हमेशा पहली अपॉर्चुनिटी दूसरे भाई को देगा। अगर दूसरे भाई ने लेने से मना कर दिया उसके बाद वो थर्ड पार्टी को सेल कर सकता है। और अनिल अंबानी को, मुकेश अंबानी को स्टेक देना नहीं था, एंड दैट इज़ वाई वो आरकॉम की पूरी डील कैंसिल हो गई। तो ये सब रोफर या रोफो के इफेक्ट्स होते हैं कि पहला अपॉर्चुनिटी आपको दूसरे को देना है, नहीं तो आप आगे नहीं जा सकते हो, है ना। तो राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल इसमें ऐसे लिख लीजिए आप कि दैट इफ ईदर ऑफ द पार्टीज टू द अग्रीमेंट wishes to sell their stake in the company in future, they shall lend the first opportunity to the existing member of the company. The existing member shall have a right to buy those shares within a period of 60 days. However, if the first part or the existing shareholder say resolves not to buy the shares or doesn't reply within a period of 60 days, the second party shall have an opportunity to sell it to any third party, है ना। सो 3 चीज़ें आ जाएगी। पहला, आपको पहले शेयर होल्डर को ऑफर देना है, दूसरा उसको टाइम पीरियड देना है, और थर्ड, अगर टाइम पीरियड में नहीं खरीदा तो फिर आप किसी थर्ड पार्टी को सेल कर सकते हैं। टर्मिनेशन सेम, 3 months नोटिस। इंडेमनिटी दोनों पार्टीज देगी एक दूसरे को फ्रॉड मिसकंडक्ट के, मतलब पहली पार्टी ने फ्रॉड किया तो दूसरी पार्टी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, दूसरी पार्टी ने फ्रॉड किया तो पहली पार्टी को प्रोटेक्शन है ना, किसी भी फ्रॉड या मिसकंडक्ट के अगेंस्ट। डिस्प्यूट सेम, आर्बिट्रेशन क्लॉज बना लो। हाँ जी, हाँ, मतलब मेन ऑब्जेक्ट्स 1 2, अदर ऑब्जेक्ट्स 1 2 3 4 ऐसे करके बस लाइन करके छोड़ देना, काफ़ी है। डन, चलो करो, स्टार्ट करो, टाइम हो जाएगा। चलो बना लो, अभी जितना बनता है अभी इतना बना लो, बाकी घर पे कंप्लीट कर लेना, है ना। कल अपन लोग एक बार ये रिव्यू कर लेंगे और फिर विल गो हेड, आगे का देख लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अलग टाइप का ड्राफ्ट है, सो मे बी लगे, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना तो नोटबुक सामने रखना, है ना, और एक बार उससे मैच कर लेना, मतलब सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, बस इतना देख लेना। और खुद से बना सकते हो, नथिंग लाइक इट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। डन, अभी बनाओगे ना कि एक बार देखना, आपको अभी बता दूँ कैसे क्या है। ठीक।